बेटा कल की क्लास तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि अमीबा के अंदर मल्टीपल फिशन कैसे होता है, और आपने ये देखा था कि अमीबा के अंदर जो मल्टीपल फिशन होता था वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता था। अब आज की क्लास में एक नई चीज सीखनी है आपको, और वो क्या है कि मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम हम पढ़ रहे हैं। मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, और मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम जो होता है बेटा, इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन मतलब आपने आज की क्लास में क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि बाइनरी फिशन ही फेवरेबल कंडीशन में हो सकता है, मल्टीपल फिशन भी फेवरेबल कंडीशन में हो सकता है। राइट, मल्टीपल फिशन भी फेवरेबल कंडीशन में हो सकता है, जैसे प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही होता है। अब बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, नाउ इट अकर्स इन साइजोंट एंड oocyst। ये साइजोंट एंड oocyst क्या है? दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? इट्स अ मलेरियल पैरासाइट। ये एक मलेरियल पैरासाइट है, राइट, और ये उसकी कुछ क्या है बेटा? स्टेजेस है। राइट, ये क्या है? उसकी कुछ स्टेजेस है। आर यू गेटिंग? नाउ सो इट अकर्स इन साइजोंट एंड oocyst स्टेज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइजोंट क्या है? तो आपको मालूम है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में आता है? स्पोरोजोइट के फॉर्म में आता है। राइट, स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम की क्या है बेटा? इन्फेक्टिव स्टेज है। और ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड, इस तरीके की स्पिंडल शेप समझते हो ना? स्पिंडल शेप बीच में से स्वॉलन होती है और दोनों किनारों से क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप स्पोरोजोइड जो है वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है। वो जब बॉडी के अंदर आती है, ये स्पोरोजोइड जब हमारी बॉडी के अंदर आती है तो इट अटैक्स, ये जो स्पोरोजोइट है ये अटैक करती है, या तो अटैक करती है किसको? ये लिवर को अटैक करती है, या फिर ये अटैक करती है बेटा किसको? आरबीसी को। ठीक है, वेदर इट अटैक्स द लिवर और अटैक्स द आरबीसी। नाउ आप सब जानते हो कि लिवर के अंदर क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन, और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इतना तो सब लोग जानते हो। तो ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है ना प्लाज्मोडियम की, वो किसके ऊपर फीड करना पसंद करती है? या तो ग्लाइकोजन के ऊपर और हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो ग्लाइकोजन तो है अवेलेबल लिवर में, और आरबीसी के अंदर क्या अवेलेबल है? हीमोग्लोबिन। तो बताओ ये स्पोरोजोइट फीड करके, स्पोरोजोइट ये जो स्पोरोजोइट है वो फीड करके, और जानते हो क्या बन जाता है? साइजोंट बन जाता है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? साइजोंट की बात कर रहा हूं। तो बताओ साइजोंट जो है वो एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्यों? क्योंकि ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है, यही स्टेज किस में बदल चुकी है? साइजोंट के अंदर बदल चुकी है। ठीक है, तो साइजोंट समझ में आ रहा है? साइजोंट प्लाज्मोडियम ही है। जो स्पोरोजोइट है, प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट, वही फीड करने के बाद में किस में बदल जाती है? एक राउंड स्ट्रक्चर में बदल जाती है जिसका कि नाम है साइजोंट। अब साइजोंट के अंदर क्या होता है? साइजोगोनी होती है और मल्टीपल फिशन होता है। साइजोंट के अंदर क्या होता है? साइजोगोनी होती है, मतलब मल्टीपल फिशन होता है और कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा मीरोजोइट्स। राइट, इनके अंदर राइट क्या है? इन साइजोंट साइजोगोनी अकर, और क्या? मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या बन जाते हैं बेटा? मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। आर यू गेटिंग? यहां पर क्या बन जाते हैं? मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। आर यू गेटिंग? और यहां पर भी क्या बन जाते हैं? मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? यहां पर क्या बन गए हैं? मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर और नॉट? राइट, यहां पर क्या बन गए हैं बेटा? मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। राइट, मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? सो इन साइजोंट साइजोगोनी अकर एंड मीरोजोइट्स आर प्रोड्यूस्ड। जरा देखते हैं, ये साइजोंट है बेटा,
इट इज द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ही है एक्चुअली बॉडी के अंदर। स्पोरोजोइट जब हीमोग्लोबिन के ऊपर या ग्लाइकोजन के ऊपर फीड करता है तो एक राउंड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसका कि नाम क्या है, साइजोंट है। अब ये जो साइजोंट जो है बेटा, जो साइजोंट है उसका न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, साइजोंट का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो ये देखो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे बेटा, डॉटर न्यूक्लियर बन जाएंगे। आर यू एबल टू सी हियर, यहां पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाइज। ये देखो ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। और आप जानते हो कि सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। सीडी मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये तो क्या न्यूक्लियस है और इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म हो गया। ये देखो ये साइटोप्लाज्म आ गया, राइट। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ना बेटा, ये तो साइजोंट की वॉल है, दिस इज द वॉल। और उसके अंदर साइजोंट के अंदर अब क्या बन चुके हैं, मीरोजोइड्स बन चुके हैं। मैं केवल ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि मीरोजोइड्स का रोल क्या होता है, वो तो जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ाऊंगा और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज पढ़ाऊंगा कि व्हाट आर मीरोजोइड्स। मैं तो केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है साइजोंट के अंदर। साइजोंट के अंदर बेटा ये क्या हो रही है, साइजोगोनी आपको दिखाई दे रही है। ये क्या हो रही है, साइजोगोनी दिखाई दे रही है। और उसके रिजल्टेंट क्या बना, मीरोजोइड्स बना। मीरोजोइड्स बनते हैं, फिर लास्ट में मीरोजोइड इतने ज्यादा बन जाते हैं कि साइजोंट वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, राइट। साइजोंट वॉल क्या हो जाएगी, रप्चर। ये जो वॉल थी बेटा ये वाली, ये साइजोंट वॉल, ये वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और मीरोजोइड्स क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मीरोजोइड्स विल बी रिलीज्ड आउट, समझ में आ रहा है। तो मीरोजोइड्स विल बी रिलीज्ड आउट। तो इन साइजोंट साइजोगोनी आकर, जैसा कि यहां पर बता रखा है, और मीरोजोइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब मीरोजोइड प्रोड्यूस करने के अंदर क्या हुआ, मल्टीपल फिशन हुआ। यहां पर क्या हुआ है बेटा, मल्टीपल फिशन हुआ है। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बढ़ते हैं किसके ऊपर कि भाई ऊसिस्ट क्या है। अब सबसे पहले तो ऊसिस्ट क्या है, तो पहले तो मैं बता दूं, इंसिस्टेड जाइगोट को ही हम क्या कह देते हैं, ऊसिस्ट कह देते हैं। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर इंसिस्टेड जाइगोट, अ जाइगोट विद अ सिस्ट इज कॉल्ड एज ऊसिस्ट। क्या कहा है मैंने बेटा, अ जाइगोट विद अ सिस्ट इज कॉल्ड एज ऊसिस्ट। अ जाइगोट विद अ सिस्ट इज कॉल्ड एज ऊसिस्ट, ठीक है। और ये जो ऊसिस्ट है बेटा, ये कहां पर मिलती है, तो जैसे कि हमने कहा था कि साइजोंट इज फाउंड, साइजोंट कहां पर मिलती है, लिवर के अंदर। साइजोंट कहां पर मिल रही थी, लिवर के अंदर, या फिर कहां पर, आरबीसी के अंदर। लेकिन ये जो ऊसिस्ट है, इट इज फाउंड ऑन स्टमक ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो, राइट। इट इज फाउंड ऑन स्टमक ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो। एनोफिलस मॉस्किटो के स्टमक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऊसिस्ट प्रेजेंट है, जिसको इंसिस्टेड जाइगोट कहते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऊसिस्ट के अंदर क्या होता है, ऊसिस्ट के अंदर मल्टीपल फिशन होता है। और ऊसिस्ट के अंदर जो ये मल्टीपल फिशन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, अपने स्पोरोगोनी बोल रहे हैं। ऊसिस्ट के अंदर जो मल्टीपल फिशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोगोनी कह रहे हैं। और स्पोरोगोनी से स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोगोनी से क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोजोइड्स। और यही स्पोरोजोइड वापस से जब एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी में बाइट करती है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चले जाएंगे, राइट। और वहां पर जाकर वापस से ग्लाइकोजन और हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड करके और साइजोंट में बदल जाएंगे। तो ऊसिस्ट के अंदर भी मल्टीपल फिशन हुआ है। मैं केवल अभी ये बताना चाह रहा हूं कि ऊसिस्ट के अंदर भी मल्टीपल फिशन हुआ है, और इसको ऊसिस्ट के अंदर जो मल्टीपल फिशन हो रहा है इसको स्पोरोगोनी कह रहे हैं। और उससे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोजोइड्स कह रहे हैं। मैं बेटा इस पूरे डिस्कशन से, इस पूरी स्लाइड के अंदर केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लाज्मोडियम के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अंदर मल्टीपल फिशन होता है। आर यू गेटिंग। अभी ये नहीं दिल पे लेना है कि मीरोजोइड क्या है, या स्पोरोजोइड क्या है, या साइजोंट क्या है, या ऊसिस्ट क्या है। वो तो प्रॉपर टाइम आएगा। जब तक आप लोग लाइफ साइकिल नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्या चीज है। लेकिन प्लाज्मोडियम में भी क्या होता है बेटा, फेवरेबल कंडीशन के अंदर
मल्टीपल फिशन होता है। आई थिंक सो यहां ये क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ आपने अभी तक बाइनरी फिशन पूरा पढ़ लिया है, मैंने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा दिया है, और मैंने मल्टीपल फिशन भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। मैंने यहां पर क्या क्या पढ़ा दिया है बेटा? आई हैव टॉट यू द मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन। मैंने आपको मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन दोनों पढ़ा दिया है। अब बारी है कि हम लोग इनको पूरा के पूरा क्या पढ़ें बेटा? हम लोग इनको डिफरेंशिएशन पढ़ें, कि एटलीस्ट कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो डिफरेंशिएशन के ऊपर हो, कंपैरेटिव अकाउंट के ऊपर हो, तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। देखो, बाइनरी फिशन आपने पढ़ा था, यू नो वेरी वेल कि बाइनरी फिशन जो होता है इट फॉर्म्स ऑलवेज टू डॉटर इंडिविजुअल्स। बाइनरी फिशन से हमेशा कितने डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं? 2। बाइनरी का मतलब यही होता है, पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, 2 डॉटर इंडिविजुअल्स आर फॉर्म। मल्टीपल फिशन से मल्टीपल फिशन प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स, है ना। क्या कहा मैंने बेटा? इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। मल्टीपल फिशन के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है, देयर आर मेनी क्या प्रोड्यूस होते हैं? डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बाइनरी फिशन के अंदर केवल कितने डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा? 2 डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ यहां पर यदि आप देखोगे तो द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स वंस, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। बाइनरी फिशन जब भी होता है तो न्यूक्लियस बेटा केवल एक बार डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स वंस, ठीक है। क्या कहा मैंने? द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी ओनली डिवाइड वंस, वाइल मल्टीपल फिशन के अंदर द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स रिपीटेडली। क्या कहा है मैंने? द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स बॉडी डिवाइड रेपिटेडली। रेपिटेडली का मतलब होता है इट डिवाइड्स मेनी टाइम्स, इट डिवाइड्स मेनी टाइम्स, जबकि यहां पर इट डिवाइड्स ओनली वंस, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं, इन बाइनरी फिशन नो रेजिड्यू इज लेफ्ट, राइट। पहले ये बात अपनी डिस्कशन हो चुका है कि बाइनरी फिशन के अंदर पेरेंट बॉडी स्टार्टेड लिविंग एज 2 डॉटर इंडिविजुअल्स, तो कभी भी पेरेंट बॉडी की डेथ बॉडी अवेलेबल होती नहीं है। मतलब नो रेजिड्यू लेफ्ट, मतलब नो डेथ बॉडी अवेलेबल, नो डेड बॉडी अवेलेबल, यहां पर डेड बॉडी अवेलेबल नहीं होती है। जबकि मल्टीपल फिशन के अंदर ऑलवेज अ रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, ऑलवेज अ रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। इन मल्टीपल फिशन याद रखना बच्चों, इन मल्टीपल फिशन ऑलवेज अ रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। एक बात बताइए, अभी आपने क्या देखा था साइजोंट के अंदर? साइजोंट के अंदर अभी आपने देखा था ना साइजोगोनी हुई थी, साइजोंट के अंदर साइजोगोनी हुई थी। तो मुझे एक बात बताओ, जब साइजोंट की वॉल ब्रेकअप हुई थी तो मीरोजोइड बाहर निकल गए थे। तो बताओ मीरोजोइड के बाहर निकलने के बाद में वो जो पूरा साइजोंट था उसकी वॉल का जो रेजिडुअल पार्ट था, बचा हुआ पार्ट था, वो बचा या नहीं बचा? यस और नो? ओके, तो बताओ जल्दी से, रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड और नॉट? रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। मैंने आपको बार बार कहा था कि बाइनरी फिशन जो होता है बेटा, बाइनरी फिशन के अंदर हमेशा बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन होता है। लेकिन एक चीज बहुत बहुत जो खास है वो ये है कि मल्टीपल फिशन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन, राइट। कई लोग सोचते हैं कि मल्टीपल फिशन, जैसे कि बुक्स में लिख रखा है कि अमीबा के अंदर मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ये जरूरी नहीं है बेटा। अभी आज मैंने आपको पढ़ाया है कि प्लाज्मोडियम के अंदर जो मल्टीपल फिशन होता है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो मल्टीपल फिशन होता है वो किस में होता है? अमीबा के अंदर होता है। इज इट क्लियर? बाइनरी फिशन मेक्स द ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल। आप सब जानते हो कि यहां पर बाइनरी फिशन ही तो सबसे बड़ा रीजन है, क्या है? ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल बनाने का। ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल इसलिए है क्योंकि उसकी डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो बताओ पॉइंट नंबर 3 को जोड़ के देखोगे पॉइंट नंबर 5 से कि बाइनरी फिशन मेक्स द ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल बट मल्टीपल फिशन नेवर मेक्स द ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि इस पॉइंट को देखो कि यहां पर रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड है, मतलब डेड बॉडी इज अवेलेबल, डेड बॉडी इज अवेलेबल, तो ये इमॉर्टल नहीं बनाता। मल्टीपल फिशन इज नॉट मेकिंग द ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, हाँ बाइनरी फिशन इज मेकिंग द ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल। क्लियर है? चलो अब एग्जांपल कौन कौन से बाइनरी फिशन के बेटा? जैसे बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में हो सकता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर होता है, प्लेनेरिया के अंदर होता है। मैंने आपको अमीबा के अंदर, यूग्लिना और
पैरामीशियम के तो एग्जांपल्स दिए थे, बैक्टीरिया और प्लेनेरिया के अंदर भी बाइनरी फिशन हो सकता है। जबकि जो मल्टीपल फिशन है वो किस किस में होता है? मल्टीपल फिशन भी अनफेबल कंडीशन में तो हो ही सकता है अमीबा में, और प्लाज्मोडियम के अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर भी मल्टीपल फिशन होता है, और मोनोसिस्टिस के अंदर भी मल्टीपल फिशन होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। दीज आर द डिफरेंसेस बेटा बिटवीन द बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन। यहां तक क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? चलो गुड। नाउ अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूं बेटा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स के मैंने पहले दिन एक स्लाइड में लिखे थे, 6 टाइप्स। उसमें से मैं आपको अभी फिशन कंप्लीट कर चुका हूं। फिशन क्या है और उसके अंदर बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन को कंप्लीट कर चुका हूं। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज नोन एज द बडिंग। नाउ बडिंग राइट फ्रॉम क्लास 10th आप लोग बडिंग को पढ़ रहे हो। बडिंग क्या है? इन बडिंग अ डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। बडिंग के अंदर क्या होता है? अ डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन known as the bud, arising from the parent body। मतलब बडिंग एक बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है। बडिंग क्या है? बडिंग के अंदर क्या होता है? जो बेटा पेरेंट बॉडी होती है ना, से फॉर दिस इज द पेरेंट सेल, तो पेरेंट बॉडी जो होती है उसके ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज होता है, एंड दिस स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज बड, राइट? दिस स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज बड, एंड दिस बड later on it will give rise to the daughter individual. This bud will grow into a daughter individual. This bud will grow into a daughter individual. Are you getting? तो budding क्या है बेटा? In budding, a daughter individual is formed. A daughter individual is formed from a small projection, and that small projection is called as bud, arising from the parent body. जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए एक एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, उसको समझाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बडिंग इन यीस्ट। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा? बडिंग इन यीस्ट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, क्योंकि आपको बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि बडिंग के अंदर हमेशा जो डिवीजन होता है बेटा वो अनइक्वल होता है। और बाइनरी फिशन, इन बाइनरी फिशन the division is always equal. The division is always equal। क्या कहा है मैंने बेटा? बाइनरी फिशन के अंदर डिवीजन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और यीस्ट के अंदर जो बडिंग हो रही है या यीस्ट के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, राइट, वो कैसा है? अनइक्वल डिवीजन। मतलब बडिंग के अंदर मैं कहना चाहता हूं अनइक्वल डिवीजन होता है, और बाइनरी फिशन के अंदर डिवीजन हमेशा ही क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप यीस्ट के अंदर बडिंग देख सकते हो। व्हाट डज दिस डायग्राम इज इंडिकेटिंग बेटा? ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है बडिंग इन यीस्ट। दिस डायग्राम इज इंडिकेटिंग बडिंग इन यीस्ट। ठीक है, ये यीस्ट है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये क्या चीज है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, और सबसे पहले एक आउटग्रोथ अराइज होती है, और इस आउटग्रोथ को अपने क्या बोलते हैं? बड। अच्छा, फिर यहां पर आप देख सकते हो इस जगह पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ये देख रहे हो, ये यहां पर जो न्यूक्लियस है ना, ये डिवाइड हो गया है, 1 से 2 में डिवाइड हो गया है। देख पा रहे हो बेटा? मैंने कलरफुल डायग्राम बना दिया है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। अब इसमें से एक न्यूक्लियस तो यहां पर ही रहता है, राइट, और एक न्यूक्लियस क्या चले जाता है बेटा? बड के अंदर चले जाता है। हियर इट गोज, ये बड के अंदर चला गया। अ टाइम विल कम व्हेन दिस बड विल सेपरेट फ्रॉम हियर। बड सेपरेट्स, यहां पर लिख दिया है बड सेपरेट्स, ये बड सेपरेट हो जाती है, एंड इट फॉर्म्स अ न्यू डॉटर इंडिविजुअल। बड सेपरेट हो जाती है, और सेपरेट होकर एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल का क्या कर देती है? फॉर्मेशन कर देती है। तो दिस इज बेटा बडिंग, दिस इज बडिंग। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि बडिंग भी बेटा अलग अलग टाइप्स की होती है। देर आर एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ बडिंग। देर आर एटलीस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बडिंग बेटा? देर आर 2 टाइप्स ऑफ बडिंग। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरे ख्याल से आप इन दोनों डायग्राम्स को रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे। दीज आर द डायग्राम्स विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी।
but they have not explained beta, they have not explained these diagrams. You must require, you are requiring some explanation regarding this thing because it is very important concept and we are going to discuss types of budding. हम types of budding अभी पढ़ने जा रहे हैं. बडिंग की यदि बात करते हैं तो बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन एज एक्सोजीनियस और एक्सटर्नल बडिंग, एक्सोजीनियस और एक्सटर्नल बडिंग, एंड अनदर वन इज नोन एज एंडोजीनियस और इंटरनल बडिंग, एंडोजीनियस और इंटरनल बडिंग. एंड दिस एंडोजीनियस और इंटरनल बडिंग इज कॉल्ड एज जेम्यूल. क्या कहते हैं इसको बेटा? इट इज कॉल्ड एज जेम्यूल. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल बडिंग? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि it is formed on external surface, it is formed on external surface of body, it is formed on external surface of the body. ये बॉडी के सरफेस के ऊपर बनती है and that's why this is called as exogenous budding, या इसको हम लोग एक्सटर्नल बडिंग के नाम से जानते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रा. द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज द हाइड्रा. नॉट ओनली द हाइड्रा, साइकोन के अंदर भी क्या होता है, इस तरीके की बडिंग होती है. ठीक है, यहां पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस बेटा, यहां पर ये क्या है, दिस इज द पेरेंट बॉडी, दिस इज द पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा, दिस इज द पेरेंट बॉडी ऑफ हाइड्रा. ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है. अब वही चीज, बडिंग तो बडिंग है, यू नो वेरी वेल, आउटग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. यहां पर फोकस करना, देखो यहां पर अ स्मॉल आउटग्रोथ अराइजेस एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बड कहते हैं. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बड, इस आउटग्रोथ को हम लोग बड कहते हैं. अब ये जो बड है ये आगे चलकर यहां से क्या हो जाएगी बेटा, डिटैच हो जाएगी. दिस आउटग्रोथ which has been arises on the body of the hydra, it will detach and will develop into young hydra. This will detach from here and develop into young hydra. तो बताओ ये बडिंग जो है वो तो बॉडी के सरफेस के ऊपर हुई ना बेटा, आर यू गेटिंग? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोजीनियस बडिंग, इंटरनल बडिंग. एंड दिस इंटरनल बडिंग इज कॉल्ड ए जेम्यूल. ठीक है, ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है ना बेटा, ये क्या है, इट इज द डायग्राम ऑफ जेम्यूल. ये जेम्यूल का डायग्राम है. ये इंटरनल बड है. इंटरनल बडिंग क्या होती है, दैट इज, इंटरनल बडिंग का मतलब क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी. ये कहां बनती है बेटा, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी एंड हेंस कॉल्ड एज एंडोजीनियस और इंटरनल बडिंग. बॉडी के अंदर बनती है, इसीलिए इसको इंटरनल बडिंग या एंडोजीनियस बडिंग कहते हैं. अब इस बडिंग में होता क्या है, तो पहले तो एंडोजीनियस या इंटरनल बडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जिला, राइट. क्या है इसका एग्जांपल, स्पॉन्जिला. एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. क्या है बेटा, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, सुना होगा आप लोग सभी ने. इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. अब इस फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर इंटरनल बड बन रही है, जिसको जेम्यूल कह रहे हैं. ये इंटरनल बड बन रही है, समझ में आ रहा है, ये जेम्यूल है. और इस जेम्यूल के अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये इस जेम्यूल के अंदर आपको जानते हो क्या दिखाई दे रहा है, स्पेशल सेल्स होती है बेटा, आर्कियोसाइट्स. इसमें स्पेशल सेल्स होती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कियोसाइट्स कहते हैं. द स्पेशल सेल्स आर देयर एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स. आर्कियोसाइट्स क्या होती है बेटा, दीज आर टोटिपोटेंट सेल. These are totipotent cell and they can give rise to a new individual. टोटिपोटेंट सेल का मतलब होता है दे कैन गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, पूरा के पूरा. तो आर्कियोसाइट्स, और ये जो आर्कियोसाइट्स है ये बाहर किससे निकलेगी, एक पोर से. एंड दिस पोर बेटा, ये यहाँ पर जो ऊपर की तरफ पोर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं. आर यू गेटिंग? तो इंटरनल बड के अंदर क्या होती है, इंटरनल बड के अंदर
आर्क्योसाइट सेल होती है, यानी कि जेम्यूल के अंदर क्या भरी हुई है, इस इंटरनल बड के अंदर क्या भरी हुई है, आर्क्योसाइट सेल्स भरी हुई है. एंड दीज आर्क्योसाइट सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल. व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. these cells form new individuals. These cells form new individuals. These cell forms new individuals. Is it clear? तो स्पॉन्जिला के अंदर इंटरनल बडिंग होती है. तो टाइप्स ऑफ बडिंग, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बडिंग, एक्सोजीनियस बडिंग एंड एंडोजीनियस बडिंग. क्लियर? चलो गुड. अब आ जाते हैं. वी हैव डिस्कस्ड फिशन, वी हैव डिस्कस्ड द बडिंग. Now coming to the third category of the asexual reproduction, and that is known as the fragmentation. अब हम किस पे आ रहे हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन के ऊपर आ रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है. ठीक है, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी पेरेंट बॉडी का बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाना और हर एक फ्रेगमेंट से, हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल बन जाना. दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, क्या कहा मैंने? द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स. द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच बॉडी फ्रेगमेंट गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. क्या कहा मैंने? पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. चलो एक डायग्राम देखते हैं. इमेजिन करो बेटा कि ये एक पेरेंट बॉडी है. से फॉर ये एक क्या है? पेरेंट बॉडी है. इट इज अ पेरेंट बॉडी. ठीक है, ये मैंने शो कर रखा है फ्रेगमेंटेशन इन अ फ्लैटफॉर्म, क्योंकि एक फ्लैटफॉर्म है, उसके अंदर फ्लैटफॉर्म्स के अंदर बहुत अच्छा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है. तो ये पेरेंट बॉडी है. अब देखो बेटा, ये पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है. ये एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट है ना. तो ये पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स. ये देखो, और ये फ्रेगमेंट्स बन गए. और ये जो फ्रेगमेंट्स है ना बेटा, इनसे क्या बन गए? नए इंडिविजुअल्स बन गए. दीज आर द न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड. राइट, ये न्यू इंडिविजुअल्स यहां पर बन गए हैं. आर यू गेटिंग और नॉट? न्यू इंडिविजुअल्स यहां पर बन गए हैं. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई पेरेंट बॉडी जो होती है डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स. ये फ्रेगमेंट्स यहां पर बन रहे हैं, ये फ्रेगमेंट्स बन गए एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. सो वेरी सिंपल टाइप ऑफ asexual reproduction. Are you getting? But remember this thing, that fragmentation is different from regeneration. यहां पर स्टार्ट बना देता हूं. that fragmentation is different from come on, a regeneration. It is different from regeneration. रीजनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है. रीजनरेशन के अंदर तो क्या होता है बेटा कि लॉस्ट पार्ट भी रीजनरेट हो सकता है. बॉडी के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयर होकर और रिप्लेस हो जाता है. रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? कोई बॉडी का पार्ट रिपेयर होकर और क्या हो जाता है? रिपेयर होकर और रिप्लेस हो जाता है. लॉस्ट पार्ट इज रिप्लेस्ड. वहां पर रीजनरेशन में ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, अच्छा. फ्रेगमेंटेशन जो होता है, फ्रेगमेंटेशन it occurs in multicellular organisms with simple organization. जबकि वहां पर जो रीजनरेशन होता है बेटा, it occurs in multicellular organism with complex organization. Multicellular organisms with complex organization होता है, उनमें भी regeneration हो जाता है. तो there is a bit difference between fragmentation and regeneration. अभी इसके बाद में हम regeneration भी पढ़ेंगे. Don't be confused with the regeneration, right? Fragmentation अलग है, regeneration अलग है ना. Fragmentation अलग है, regeneration. यहाँ पर एक ही organism के कई सारे टुकड़े बन गए हैं और उससे हर एक से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है.
रीजनरेशन में ऐसा नहीं हो रहा है। रीजनरेशन के अंदर ऑफकोर्स रीजनरेशन के अंदर एक छोटे से पार्ट से नया इंडिविजुअल बन सकता है। आर यू गेटिंग? छोटे से पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बन सकता है, लेकिन वहां पर रिपेयरमेंट भी होता है। रीजनरेशन में रिपेयरमेंट भी होता है, रिप्लेसमेंट भी होता है। यहां पर देयर इज नो रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट, है ना। हियर देयर इज नो रिपेयरमेंट, देयर इज नो रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट, जबकि वहां पर रिपेयरमेंट और रिप्लेसमेंट भी होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो वहां पर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो वापस से टिश्यू, रीजनरेशन के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज टिश्यू वापस से रिपेयर होकर और ग्रोथ करके और वापस से उस पार्ट को बनाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी रिपेयर और रिप्लेसमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग? अच्छा, फ्रेगमेंटेशन को आप फंगस वगैरह में भी देख सकते हो। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेगमेंटेशन कैन बी सीन इन फंगस ऑल्सो। जैसे कि यहां पर देखो, ये फ्रेगमेंट्स बन गए, ये सब फ्रेगमेंट्स बन गए और ये फ्रेगमेंट्स विल गिव राइज टू अ न्यू फंगस। समझ में आ रहा है बेटा? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कई बच्चों को एग्जाम्पल ही नहीं मालूम है कि फ्रेगमेंटेशन किस किस में होता है। फ्रेगमेंटेशन कैन बी सीन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में देखने को मिल सकता है। ये किस में मिलता है बेटा? ब्रायोफाइट्स में देखने को मिल सकता है। जैसे देखो, रिक्शिया एंड मार्केंशिया नाम के जो ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एल्गी के अंदर एक स्पाइरोगायरा एल्गी है, सबने सुना होगा, बहुत कॉमन सी एल्गी है। ठीक है, स्पाइरोगायरा एल्गी जो है उसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फंगस के अंदर, राइजोपस के अंदर, राइजोपस जो नाम का फंगस है उसमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा? फ्रेगमेंटेशन। और एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम है सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। क्या कहा मैंने बेटा? सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस नाम के टेरिडोफाइट के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है मेरे ख्याल से, जो मैंने समझाया यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन को रीजनरेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम लोग ये लिखते हैं पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट, तो फिर बच्चे पूछते हैं रीजनरेशन में भी तो ऐसा ही होता है सर। रीजनरेशन के अंदर भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक होकर और रीजनरेशन के अंदर भी एक छोटे से पार्ट से बन सकता है। तो हाँ, बन सकता है, राइट, बन सकता है, लेकिन वहां पर रीजनरेशन के अंदर और भी तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना। तो इसलिए आप फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को मिक्स मैच नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। नाउ मैंने आपको शुरुआत के अंदर कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो अकर विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स की मदद से भी हो सकता है, राइट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। और बहुत सारे मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज वेरी कॉमन इन मोनेरा, इज वेरी कॉमन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। क्या कहा है बच्चों मैंने? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज वेरी कॉमन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज वेरी कॉमन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, जनरली मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर ये क्या चीज़ है, स्पोर का फॉर्मेशन जो है वो बहुत बहुत कॉमन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कैसे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्पोर्स आर माइन्यूट, ठीक है ना, स्पोर्स आर। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा की जगह पे आप और ज़्यादा जो कॉमन है, राइट, यहाँ पर आप ये ले सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉमन इन एल्गी, एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई। आर यू गेटिंग? एल्गी और फंजाई। डोंट गो फॉर दिस वन, ठीक है, डोंट गो फॉर दिस वन, ये वाले पे आप नहीं जाएंगे, राइट। इट इज वेरी कॉमन इन द एल्गी एंड द फंजाई। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपको, जैसे एक एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा है क्लेमाइडोमोनास, राइट। एक और एग्जाम्पल दे रखा है डेट इज नोन एज द पेनिसिलियम का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोर्स आर माइन्यूट। स्पोर्स क्या होते हैं बेटा? माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर वेरी मच स्मॉल एंड दे आर सिंगल सेल्ड। हमेशा याद रखना ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड प्रोपेग्यूल्स होते हैं। दे आर
single celled propagules. All right, spores are minute single celled propagules, and formation of spores is a very common phenomenon. Formation of spores is a very common phenomenon beta, seen in the case of the algae and the fungi. Right, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कोट किया है एक एल्गी का और एक फंजाई का. इट इज़ वेरी कॉमन फिनोमिनन सीन इन एल्गी एंड फंजाई. जैसे कि आप यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ स्पोर्स बता रखे हैं. टाइप्स ऑफ स्पोर्स, सबसे पहला जो स्पोर है वो जू स्पोर बता रखा है, और एक स्पोर हमने बता रखा है कोनिडिया. अब दोनों में क्या फर्क है बेटा वो सुन लो. जू स्पोर जो होता है इट्स वेरी कॉमन एंड इट इज अ मोटाइल स्पोर. इट इज अ मोटाइल स्पोर. ये क्या है? इट इज अ मोटाइल स्पोर. ठीक है, जू स्पोर जो है वो कैसा है बेटा? इट इज अ मोटाइल स्पोर. एंड जू स्पोर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन. दे आर फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन. ये किस में बनते हैं बेटा? फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं. एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट दे आर वॉललेस. याद रखोगे बेटा, दे आर वॉललेस. ठीक है ना, दे आर वॉललेस. ये वॉललेस होते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई वॉल नहीं होती है. ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं और ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं. मोटाइल क्यों है बेटा? ये मोटाइल क्यों है? वाई? बिकॉज दे हैव फ्लैजिला. दे हैव फ्लैजिला. ये मोटाइल इसलिए है बेटा क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला इज प्रेजेंट. ये देखो यहां पर ये हमने बता रखा है दिस इज अ जू स्पोर. ये एक जू स्पोर बता रखा है, और इस जू स्पोर के अंदर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि ये क्या है? सब फ्लैजिलास है. ये क्या है? फ्लैजिलास है. ये फ्लैजिला है. और एक और चीज आपको बता दूं कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते हैं, जू स्पोर्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जू स्पोरेंजियम. ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है. जू स्पोरेंजियम इज बेटा अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. और उस जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहे हैं? जू स्पोर बन रहे हैं. ठीक है, तो ये मोटाइल स्पोर्स है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ द क्लेमाइडोमोनास. अब कोनिडिया क्या है? कोनिडिया यहां पर आप देखो, ये डायग्राम जो है बेटा, ये फिगर, ये किसका है? पेनिसिलियम का है. पेनिसिलियम का है. ये आपके डायग्राम एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, और आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ यहां पर इस यहां पर कोनिडिया चेन्स के अंदर बन रहे हैं. ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे चेन्स के अंदर कोनिडिया बन रहे हैं, है ना. कोनिडिया हमेशा किस में बनते हैं बेटा? चेन्स के अंदर. और जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनते हैं, इनको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स. जिनके ऊपर कोनिडिया बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर्स कहते हैं. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जू स्पोर और कोनिडिया में क्या फर्क है? तो फर्क ये है बेटा कि ये वाले जो होते हैं वो इमोटाइल स्पोर्स होते हैं. दे आर इमोटाइल स्पोर्स. ये इमोटाइल है, इनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं है. यहां पर लिख देते हैं फ्लैजिला एब्सेंट. प्लस दे हैव वॉल अराउंड देम. दे हैव वॉल अराउंड देम. इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है बेटा? वॉल प्रेजेंट होती है. इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? वॉल. तो पेनिसिलियम के अंदर क्या बनते हैं? कोनिडिया. तो बेटा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो स्पोर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वाई दिस स्पोर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्पोर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, दे आर मेंट फॉर डिस्पर्सल. दे आर मेंट फॉर डिस्पर्सल. एक तो ये डिस्पर्सल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड दे ऑल्सो गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. They give rise to new individual. They also give rise to new individual. So this is the asexual reproduction by the spores. I think so. ये क्लियर है. तो asexual reproduction spores से वेरी कॉमन किस में होता है बेटा? एल्गीज के अंदर और फंजाइज के अंदर. आगे बढ़ते हैं. नाउ अभी जिस चीज के मैं डिस्कशन कर रहा था
कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा फर्क है बेटा, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं करना है। देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन, तो अभी आप देखो यहां पर आपको मालूम पड़ेगा रीजनरेशन क्या है बेटा। रीजनरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, राइट। रीजनरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये तो फ्रेगमेंटेशन ही हुआ, ठीक है। तो रीजनरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। और इसको, ये जो रीजनरेशन का जो ये स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट, इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोलेक्सिस। और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, जब रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट हो रहा है तो इसको बोल रहे हैं एपीमॉर्फोसिस। और एक स्मॉल फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको बोल रहे हैं मॉर्फोलेक्सिस, राइट। तो ये जो मॉर्फोलेक्सिस है ना बेटा, इसी को क्या माना गया, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन से क्या है, डिफरेंट है। यहां पर लॉस्ट पार्ट का भी क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये रीजनरेशन किसमें मिलता है, अमीबा के अंदर, स्पॉन्ज के अंदर, हाइड्रा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, स्टारफिश के अंदर, और भी बहुत सारे क्रीचर्स है, ठीक है। और रीजनरेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था बेटा, रीजनरेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था अब्राहम ट्रिम्ले ने। और एक और चीज याद रखना, रीजनरेशन के अंदर डैमेज्ड पार्ट्स रिपेयर हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। और रीजनरेशन ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यहां पर इस केस में रीजनरेशन में, ठीक है, उनमें भी होता है रीजनरेशन, जबकि वो केवल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। रीजनरेशन किस में होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। तो ये था रीजनरेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उसका नाम है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बस ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन आज शुरू कर रहा हूं, और नेक्स्ट टर्न के ऊपर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आएंगे। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। आप ये तो जानते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम सम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम सम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट is called as vegetative propagation. तो part of the plant which takes part in vegetative propagation, part of the plant which take part in vegetative propagation is called as vegetative propagule. ये कुछ भी हो सकता है, एक रूट हो सकता है बेटा, एक स्टेम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो सकता है, एक लीफ हो सकती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट टर्न पे अपने पूरा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और जब हम बात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की चल रही है तो याद रखना, वास्तव में प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही, प्लांट्स के अंदर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा दो मेथड से हो सकता है, दो मेथड से हो सकता है। वन इज नोन एज नेचुरल मेथड एंड अनदर इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर जब हम लोग मिलेंगे तो यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो मेथड से होता है, नेचुरल मेथड से और आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है। सो थैंक यू, हम जल्द मिलेंगे वापस से एक नए लेक्चर के साथ में।